हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से इस न्यू सेशन में। तो आज का न्यू सेशन स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। आज के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि वेदर एंड क्लाइमेट के हैं, मौसम एवं जलवायु के हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे कि जेड एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हमने इन छोटे क्वेश्चन जो हमारे प्रश्न उत्तर है उनकी बात करेंगे दोस्तों। तो देखिए, फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो है मानसून कौन सी भाषा का शब्द है। मानसून जो शब्द है दोस्तों, वो कौन सी भाषा का शब्द है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों ग्रीक, सेकंड ऑप्शन है लैटिन, थर्ड ऑप्शन है अरबी और फोर्थ ऑप्शन है संस्कृत। हमको देखना है दोस्तों कि जो मानसून शब्द है वो कौन सी भाषा का शब्द है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो है अरबी। कौन सा है? अरबी। क्योंकि यदि इसमें एग्रीकल्चर होता या फिर हॉर्टिकल्चर होता या फिर शहरी कल्चर होता जिसके अंतर्गत कल्चर लगता है, वो आ जाते दोस्तों लैटिन के अंतर्गत। जिसके आगे पीछे कल्चर लगता है दोस्तों, कल्चर लगता है उसके अंदर आता है कौन सी भाषा का शब्द? लैटिन। और जिसके अंदर लॉजी लगता है दोस्तों अंत में, उसको वो शब्द होता है दोस्तों ग्रीक। जिस शब्द के पीछे लॉजी आता है दोस्तों उसमें शब्द लगाते हैं दोस्तों ग्रीक। और जिसके शब्द के पीछे कल्चर लगता है दोस्तों वो लैटिन भाषा का शब्द होता है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों मानसून की, तो मानसून हो जाएगा हमारा अरबी भाषा का शब्द। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, किसी स्थान विशेष की समय विशेष वातावरणीय स्थिति को, किसी स्थान विशेष की समय विशेष वातावरणीय जो स्थिति होती है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? समय विशेष वातावरणीय स्थिति होती है उसको कहा जाता है दोस्तों? तो उसको कहा जाता है जलवायु। क्या कहा जाता है? जलवायु। क्योंकि जो दोस्तों मौसम होता है, मौसम क्या होता है? मौसम परिवर्तनशील जलवायु है। मौसम क्या है? एक परिवर्तनशील होता है, कभी ज्यादा कभी कम, ये बदलता रहता है हमेशा। और तापमान भी क्या है? तापमान भी परिवर्तनशील है, कभी टेम्परेचर अधिक कभी कम होता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, विशेष की जो समय विशेष वातावरणीय स्थिति है उसको जलवायु कहा जाता है, जो कि जेड 2019 के क्वेश्चन पेपर में या एग्जामिनेशन में ये आया था दोस्तों। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? राजस्थान की बात कर रहे हैं दोस्तों। राजस्थान में जो सर्वाधिक वर्षा उत्पन्न करता है या वर्षा सर्वाधिक होती है उस जिले का नाम बताना है हमको दोस्तों, जो कि जेड 2006 में आया था। जेड की एग्जामिनेशन हुई थी 2006 में, तो ये क्वेश्चन आया था दोस्तों 4 नंबर का, कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। राजस्थान का जिले की बात करें तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है उस जिले की बात करेंगे दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन है सिरोही, सेकंड ऑप्शन है झालावाड़ और थर्ड ऑप्शन है जोधपुर और फोर्थ ऑप्शन है इसका जैसलमेर। तो हमको देखना है कि सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो जिला कौन सा है दोस्तों। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला हो जाएगा हमारा झालावाड़, जो कि राजस्थान के साउथ में ये पड़ता है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी एरिया में यह पड़ता है झालावाड़। आगे हम बात करें दोस्तों सिरोही की, तो सिरोही क्या है? माउंट आबू सिरोही राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा उत्पन्न करने वाला स्थान है। क्या है? स्थान है जो कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। स्थान राजस्थान में सर्वाधिक जो वर्षा होगी दोस्तों, जैसे कि क्वेश्चन आ जाए यहाँ पर, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछ ले, इसकी जगह क्या पूछ ले? स्थान पूछ ले, तो आपको करना है माउंट आबू सिरोही। क्या करना है? माउंट आबू सिरोही, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करने वाला स्थान है। जिला की बात करें तो झालावाड़ हो जाएगा। यदि हम सही ऑप्शन की बात करें दोस्तों जोधपुर, तो जोधपुर में सर्वाधिक या फिर सबसे कम वर्षा प्राप्त होने वाला जो स्थान है दोस्तों वह जोधपुर में हमारा है फलोदी। जोधपुर में सबसे कम वर्षा होती है दोस्तों। सबसे कम वर्षा प्राप्त होने वाला जो स्थान है दोस्तों, या सबसे कम बरसात होती है उस स्थान को हम बोलते हैं दोस्तों फलोदी। और यह फलोदी जो जोधपुर है दोस्तों, ये सबसे कम वर्षा भी होगी और इसके साथ साथ ये सबसे गर्म प्रदेश भी है। सबसे गर्म प्रदेश है फलोदी जोधपुर। अगले हम लास्ट ऑप्शन की बात करें दोस्तों जो जैसलमेर, तो सबसे कम बरसात
सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है दोस्तों। राजस्थान का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है जैसलमेर। अगर हम बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा की बात करें दोस्तों, जो प्रति वर्ष वर्षा होती है उसकी औसत वर्षा की बात करेंगे, जो कि जेड 2018 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ लिया था। तो राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा की बात करें दोस्तों, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका 575 mm, सेकंड ऑप्शन है 1150 mm, थर्ड ऑप्शन है 750 से 1150 mm, और लास्ट ऑप्शन है 500 mm। तो हमको बात करनी है दोस्तों कि हमारे राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा है, तो औसत वार्षिक वर्षा है 575 mm, जहां पर ड्राई फार्मिंग सर्वाधिक की जाती है दोस्तों 75%, क्योंकि यहाँ पे बरसात की मात्रा वो कम होती है। हम बात करें 1100 mm, तो ये हमारे भारत की जो वार्षिक वर्षा है, औसत वार्षिक वर्षा है वो है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे दोस्तों 750 से 1150 mm, यहाँ पर दोस्तों वर्षा आधारित खेती की जाती है 750 से 1100 mm वर्षा पर। अगले हम बात करें दोस्तों भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? भारत की बात करें हम दोस्तों, तो भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, जो कि जेड 2018 में ये क्वेश्चन पूछ लिया था दोस्तों। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 750 mm, सेकेंड ऑप्शन है 1200 mm, थर्ड ऑप्शन है 775 mm, और डी ऑप्शन है 1100 mm। तो हमें दोस्तों ध्यान रखना है कि भारत की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी है। तो भारत की बात करें दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन हमको देखना है 1150 ऑप्शन है, इसमें हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो 1150 के समथिंग जो ऑप्शन हमको दिखाई दे रहा है उसको करेक्ट कर देना है। आप तो सोचेंगे कि सर ने तो हमको 1150 mm बता दिया और इसमें तो ऑप्शन 1150 है ही नहीं है, तो आपको क्या करना है 1150 mm की समथिंग जो उसकी लेस देन दे रखी है दोस्तों, उसको करना है। तो इसके 1150 की समथिंग किसकी लेस देम है, देखो ऑप्शन में, इसकी ऑप्शन में लेस देम है नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1200, क्योंकि 1150 के आसपास की है सीमा निर्धारित हो रही है। अगले हम सै की बात करें दोस्तों, तो ये राजस्थान की हमारी वर्षा है। अगले हम बात करें हजार, तो ये है इसके लेस देम से कम है 750 mm की बात करेंगे, तो इसको ड्राई फार्मिंग की जाती है दोस्तों इसके अंतर्गत। अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, छठवा हमारा जो क्वेश्चन है उसकी बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, फसलों को पाले से बचाने हेतु, फसलों को पाले से बचाने हेतु H2SO4 की कितनी मात्रा काम में लेते हैं? H2SO4 का मीन्स होता है दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड की कितनी मात्रा काम में लेते हैं यदि फसलों में पाला हो जाए दोस्तों? पाला क्या होता है दोस्तों? पाला का मीन्स क्या होता है कि ये हमारा प्लांट है, प्लांट के अंतर्गत पाए जाने वाली जो हमारी कोशिका भित्ति है उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, फूल जाती है दोस्तों कोशिका भित्ति, क्योंकि पाले का निर्माण होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम यदि टेम्परेचर पहुंच जाता है दोस्तों तो पाले पड़ने की संभावना अधिक हो जाती है। 0.0 डिग्री सेल्सियस से कम यदि हमारा टेम्परेचर या वातावरण का टेम्परेचर कम पहुंच जाता है दोस्तों, पाले होने की संभावना अधिक हो जाती है। उस पाले का नियंत्रण कैसे करें, कंट्रोल कैसे करें, तो हम उनका कंट्रोल सल्फ्यूरिक एसिड से करते हैं, लेकिन उसकी मात्रा की बात कर रहा है दोस्तों, किसकी बात कर रहा है, मात्रा की, कितनी मात्रा यूज में लेते हैं, जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कोटा में ये क्वेश्चन पूछ लिया था दोस्तों। इसका ऑप्शनल की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका दोस्तों 0.01%, दूसरा ऑप्शन है 0.1%, तीसरा ऑप्शन है 0.01%, चौथा ऑप्शन है 1%। तो हमको इसमें देखना है दोस्तों कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 0.1%। 0.1% का छिड़काव दोस्तों H2SO4 का हम पाले का नियंत्रण करने के लिए कर सकते हैं, या फिर हम पाले का नियंत्रण करने के लिए धुआं का उपयोग कर सकते हैं, या फिर गर्म सिंचाई का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल की बात करें दोस्तों तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का स्तर कितना होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का स्तर कितना होता है, जो कि जेड 2017 में एक क्वेश्चन पूछ लिया था दोस्तों, जो जेड की एग्जामिनेशन हुई थी उसमें। तो हमें वायुमंडल में गैसों का, विभिन्न गैसों का स्तर होता है दोस्तों, जैसे कि हम बात करें ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, आर्गन की, विभिन्न प्रकार की गैसों का स्तर होता है। जैसे कि हम बात करेंगे हमारे यहाँ ऑक्सीजन की, O2, CO2, आर्गन या अन्य गैसें की बात करें दोस्तों
तो सर्वाधिक वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की गैसों का स्तर होता है, तो उसमें से 78% तो सर्वाधिक गैस हमारी नाइट्रोजन होती है। लेकिन हमको देखना है दोस्तों कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कितना है। तो स्तर की बात करें दोस्तों, इसको पीपीएम में निरूपित किया है। किस में निरूपित किया है? पीपीएम में, परसेंटेज में निरूपित नहीं किया है। यदि हमको परसेंटेज को पीपीएम में निरूपित करना है दोस्तों, परसेंटेज को पीपीएम में निरूपित करना है, तो हमें 10,000 से गुना करना पड़ता है। कितने से? 10,000 से गुना करना पड़ता है, तब हम परसेंटेज को पीपीएम में निरूपित कर सकते हैं। तो इसमें ऑलरेडी पीपीएम में निरूपित किया हुआ है दोस्तों, तो हमें 0.03% को हमें पीपीएम में निरूपित करेंगे दोस्तों। 300 पीपीएम आता है। कितना आता है? 300 पीपीएम आता है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 300 पीपीएम वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर है दोस्तों। अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों, मौसमी परिवर्तनों का अध्ययन कहलाता है। मौसम, जैसे कि हमारा मौसम चेंज होता रहता है दोस्तों, परिवर्तन होते रहते हैं, उस परिवर्तन के स्तर को क्या कहते हैं या अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, जो कि जेड 2014 के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछ लिया था 4 नंबर का। तो मौसमी परिवर्तन को, जैसे कि हमेशा मौसम चेंज होता रहता है दोस्तों, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, तो उस मौसमी परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट जल विज्ञान, सेकंड ऑप्शन है वनस्पति विज्ञान, थर्ड ऑप्शन है मौसम विज्ञान और चौथा ऑप्शन है पारिस्थितिकी विज्ञान। तो हम जल विज्ञान का, जो जल विज्ञान होते हैं दोस्तों, जल विज्ञान के अंतर्गत तो हम विभिन्न प्रकार के जो जल होते हैं, खारा जल, मीठा जल, उसका अध्ययन करेंगे। अगले हम बात करें वनस्पति विज्ञान की, तो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनका अध्ययन कर लेते हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मौसम विज्ञान होगा, क्योंकि मौसमी जो परिवर्तन हो रहे हैं दोस्तों वो मौसम विज्ञान के अंतर्गत होते हैं और मौसम विज्ञान के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अगले हम पारिस्थितिकी की बात करते हैं तो पारिस्थितिक विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो हमारा वातावरण है उसको संतुलन बनाए रखने का अध्ययन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान के अंतर्गत मौसमी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। हमारा जो डैश दे रखा है दोस्तों, के द्वारा वायु वेग मापन किया जाता है। किसके द्वारा? ये डैश का मीन्स होता है दोस्तों किसके द्वारा वायु का जो वेग है, वायु की जो गति है उसका अध्ययन या फिर वायु का जो मापन किया जाता है तेज गति का दोस्तों, वो किसके अंतर्गत किया जाता है, किस मीटर के अंतर्गत किया जाता है? जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कोटा की जो एग्जामिनेशन हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया था। वायु की वेग की बात करें दोस्तों, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है विंड वेग। क्या है? विंड वेग। ब ऑप्शन है इसका एनीमोमीटर, स ऑप्शन है साइक्लोमीटर और द ऑप्शन है जेलमीटर। किस मीटर के अंतर्गत वायु का वेग मापन किया जाता है? जो कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर कोटा में ये क्वेश्चन पूछ लिया था। तो हम बात करें विंड वेन की, तो विंड वेन के द्वारा वायु की दोस्तों गति, वायु की गति या वायु का दाब मापा जाता है। किसके अंतर्गत? विंड वेन के अंतर्गत। यदि एनीमोमीटर की बात करें दोस्तों, तो एनीमोमीटर के द्वारा वायु का मापन किया जाता है। एनीमोमीटर के द्वारा वायु का मापन किया जाता है। यदि हम साइक्लोमीटर की बात करें दोस्तों, साइक्लोमीटर के द्वारा शुगर का, किसका? शुगर का जो मापन किया जाता है वो साइक्लोमीटर के द्वारा किया जाता है। या फिर हमारे टीएसएस की रेफ्रेक्टोमीटर या टीएसएस की बात करें दोस्तों, तो टीएसएस का मापन साइक्लोमीटर के अंतर्गत किया जाता है, या इसको रिफ्रेक्टोमीटर भी कहा जाता है। रिफ्रेक्टोमीटर भी कहा जाता है, जिसके अंदर टीएसएस या कुल ठोस पदार्थों का जो मापन किया जाता है वो साइक्लोमीटर के अंतर्गत किया जाता है। यदि हम जेल मीटर की बात करें दोस्तों, जेल मीटर के द्वारा जेली का मापन किया जाता है। जेली का मापन किया जाता है, जेली में ठोस पदार्थों का मापन किया जाता है दोस्तों जेल मीटर के अंतर्गत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो एनीमोमीटर हो जाएगा। एनीमोमीटर के द्वारा वायु को वेग का मापन किया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, निम्न में से कौन सा पौधा लघु दिवस वाला पौधा है? कौन सा पौधा लघु दिवस वाला पौधा है या एसडीपी शॉर्ट डे प्लांट है, जिसको टेम्परेचर चाहिए दोस्तों 8 से 10 घंटे। कितना? 8 से 10 घंटे। ऐसा पादप जिसके लिए जो तापमान है वो कितना चाहिए? 8 से 10 घंटे प्रॉपर तापमान की आवश्यकता होती है इनकी पोषण की क्रिया को संपन्न करने के लिए। तो वो लघु दिवस वाला पौधा कहलाता है, जो कि जेड 2020 में ये क्वेश्चन आया था। हम बात करें दोस्तों एसडीपी की या शॉर्ट डे प्लांट की बात करें तो इस ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। इस ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा इसका? हम बात करें दोस्तों एचडीपी की या शॉर्ट डे प्लांट की, तो शॉर्ट डे प्लांट के अंतर्गत खरीफ क्रॉप आते हैं दोस्तों। शॉर्ट डे प्लांट जिसका टेम्परेचर जिसका
जिसको ऐसे पौधे जिनकी पुष्पन क्रिया करने के लिए 8 से 10 घंटे प्रॉपर तापमान की आवश्यकता होती है, उन्हें शॉर्ट डे प्लांट या लघु दिवस प्रभावी पौधे कहते हैं। इसके अंतर्गत दोस्तों खरीफ क्रॉप आती है। क्या आती है? खरीफ क्रॉप। तो हमें खरीफ क्रॉप इसमें देखनी है, खरीफ क्रॉप के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल, क्योंकि दोस्तों चावल, ज्वार, मक्का ये सभी किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? खरीफ क्रॉप के अंतर्गत आती है। धान ये खरीफ क्रॉप के अंतर्गत आती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल। अगले हम नेक्स्ट की बात करें दोस्तों गेहूं, तो गेहूं आता है दोस्तों, गेहूं आता है दोस्तों दीर्घ प्रभावी पौधे होते हैं, दीर्घ प्रभावी पौधे होते हैं या एलडीपी बोल देते हैं दोस्तों, लॉन्ग डे प्लांट। क्या बोलते हैं? लॉन्ग डे प्लांट के अंतर्गत आता है, जिसके लिए टेम्परेचर 12 से 14 घंटे प्रॉपर पुष्पन क्रिया के लिए संपन्न होता है। ऐसा तापमान या फिर ऐसे पौधे जिनकी पुष्पन क्रिया करने के लिए 12 से 14 घंटे तापमान की प्रॉपर आवश्यकता होती है, और उसी के अंतर्गत ये पुष्पन की क्रिया करते हैं। जैसे कि हम बात करें दोस्तों गेहूं, अपने चना, सरसों, इनके लिए पुष्पन की क्रिया के लिए 12-14 घंटे तापमान की आवश्यकता होती है। कितना? 12 से 14 घंटे, 12 से 14 घंटे इनके तापमान की आवश्यकता होती है। लॉन्ग डे प्लांट होते हैं ये। आगे हम बात करें दोस्तों गन्ना, गन्ना क्या होता है? गन्ना होता है दोस्तों डे नेचुरल प्लांट, डे नेचुरल प्लांट, डे नेचुरल प्लांट या दिवस निष्प्रभावी पौधे। दिवस ये दोस्तों होता है अपना, ये होता है दोस्तों डीएनपी या दिवस निष्प्रभावी पौधे। ऐसी फसलें जिनके लिए तापमान कोई महत्व नहीं रखता है, उनकी पुष्पन क्रिया को संपन्न नहीं करता है, तापमान इफेक्ट नहीं पहुंचाता। जैसे कि हमारे वेजिटेबल जो क्रॉप है, सब्जी वाले जो क्रॉप है, टमाटर, मिर्ची, बैंगन, ये जो क्रॉप होती है दोस्तों, उनके लिए डे नेचुरल प्लांट की आवश्यकता होती है। अगला हम बात करें दोस्तों गन्ना की, तो गन्ना होता है हमारा दिवस निष्प्रभावी पौधे, जिनके लिए हमें 14 घंटे से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, 14 घंटे से कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों हमारे जो 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मौसम विज्ञान के अंतर्गत या फिर मौसम एवं जलवायु से संबंधित, तो वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पाला संवेदनशील फसल कौन सी है? निम्न में से हमको देखना है दोस्तों, ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से पाला के जो संवेदनशील क्रॉप है पाला के प्रति दोस्तों वो कौन सी है? तो फर्स्ट ऑप्शन दोस्तों पपीता, सेकंड ऑप्शन आंवला, थर्ड ऑप्शन है सरसों या उपयुक्त सभी। यदि पाला के प्रति संवेदनशील है या पाला के प्रति नुकसानदायक जो क्रॉप है दोस्तों वो यदि सभी है तो उपयोग सभी कर देना है। पहले देखते हैं दोस्तों ऑप्शन। पपीता पाला के प्रति संवेदनशील होता है, पाला के प्रति नुकसानदायक होता है दोस्तों। अगले आंवला भी पाला के प्रति संवेदनशील होता है, सरसों भी पाला के प्रति संवेदनशील होता है, और उपयोग सभी तो उपयोग सभी आंसर हो जाएंगे। अगले हम नेक्स्ट पे बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वां, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो मुख्यालय वो कहां स्थित है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है दोस्तों उसका मुख्यालय कहां स्थित है? तो हमें ऑप्शन में देखना है। फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों हैदराबाद, सेकंड ऑप्शन है नागपुर, थर्ड ऑप्शन है जिनेवा, और फोर्थ ऑप्शन है इसमें पुणे महाराष्ट्र। तो हमें देखना है दोस्तों भारतीय जो मौसम विज्ञान विभाग है उसके जो मुख्यालय वो कहां स्थित दोस्तों? आईएमडी का। तो आईएमडी का मुख्यालय है दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में। किसमें दोस्तों? पुणे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय स्थित है। अगले हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13वां की, लैक्स से इकाई का उपयोग नापने के लिए करते हैं। लैक्स इकाई हमारा उसको उसके द्वारा क्या मापा जाता है, जो कि WHO 2018 में क्वेश्चन पूछ लिया था। ऑप्शन की बात करें दोस्तों, सौर विकिरण की तीव्रता या प्रकाश संश्लेषण क्रियाशील और विकिरण या परावर्तित और विकिरण या फिर तापीय और ऊर्जा की तीव्रता। आपको दोस्तों मिलते जुलते ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे कि सौर विकिरण की तीव्रता भी इतनी होगी, प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रकाश से जुड़ी हुई है, तापीय और ऊर्जा की तीव्रता सेम लग रही होगी आपको, परावर्तन करने की तीव्रता भी सेम लग रही होगी। अगले हम बात करते हैं दोस्तों लैक्स इकाई का जो उपयोग किया जाता है वो क्या मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो सौर विकिरण की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। जैसे कि दोस्तों सौर ऊर्जा से सूर्य से निकलने वाले सौर किरणें होते हैं
उनको मापने के लिए हम लेंस का उपयोग करते हैं, क्योंकि हमारे विभिन्न प्रकार की जो क्रॉप होती हैं उनमें जो हमारे सूर्य की किरणें हैं उनका अवशोषण करने के बाद ही प्लांट पोषण पाता है और पोषण बनाने का निर्माण कर पाता है। किसी कारण सौर विकिरणों की तीव्रता के कारण इसको लेंस इकाई का उपयोग करके ही मापा जाता है, जो कि डब्ल्यू 2018 में क्वेश्चन पूछ रहे थे। अगले हम नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निरपेक्ष आर्द्रता को दर्शाया जाता है, निरपेक्ष आर्द्रता को दर्शाया जाता है, जो कि जेड 2020 में क्वेश्चन आया था। तो निरपेक्ष आर्द्रता को किसके द्वारा अपनाया जाता है? निरपेक्ष आर्द्रता को घन मीटर प्रति घन मीटर में अपनाया जाता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है ग्राम प्रति केजी, सेकंड ऑप्शन है प्रतिशत में, या फिर थर्ड ऑप्शन है ग्राम प्रति घन सेमी में, या फिर सभी में। यदि हमको देखना है दोस्तों कि निरपेक्ष आर्द्रता को सभी में माप रहे हैं तो आपको करना है ग्राम प्रति केजी, सेकंड ऑप्शन है प्रतिशत, थर्ड ऑप्शन है इसमें ग्राम प्रति घन सेमी, थर्ड ऑप्शन है सभी। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यदि हमारे सभी को हम यदि निरपेक्ष आर्द्रता के अंतर्गत माप रहे हैं तो आपको करेक्ट आंसर कर देना है सभी। यदि हम निरपेक्ष आर्द्रता के अंतर्गत केवल ग्राम प्रति केजी को माप रहे हैं तो ग्राम प्रति केजी करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा ग्राम प्रति घन सेमी के अंतर्गत हम निरपेक्ष आर्द्रता को मापते हैं। यदि हम दोस्तों प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत के अंतर्गत हम विशिष्ट आर्द्रता को मापते हैं। किस आर्द्रता को मापते हैं? विशिष्ट आर्द्रता को प्रतिशत के अंतर्गत मापा जाता है। विशिष्ट आर्द्रता के अंतर्गत हम प्रतिशत को मापते हैं। यदि हम बात करें निरपेक्ष आर्द्रता की, तो निरपेक्ष आर्द्रता की हम बात करें तो ग्राम प्रति घन सेमी को मापते हैं दोस्तों निरपेक्ष आर्द्रता के अंतर्गत। यदि हम बात करें दोस्तों ग्राम प्रति केजी, तो ग्राम प्रति केजी को हम सापेक्ष आर्द्रता के अंतर्गत मापते हैं। किसके अंतर्गत? सापेक्ष आर्द्रता के अंतर्गत हम ग्राम प्रति केजी को मापते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, 15वां क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी शरद ऋतु की फसल है? निम्न में से हमको देखना है दोस्तों ऑप्शन में से, जो कि शरद ऋतु की फसल है, जो कि जेड 2020 में ये क्वेश्चन आया था। शरद ऋतु के अंतर्गत आने वाले जो क्रॉप होती है दोस्तों, शरद ऋतु मीन्स होता है दोस्तों रबी क्रॉप होती है। रबी ऋतु के अंतर्गत पाए जाने वाली जो क्रॉप होती है उनको किसके अंतर्गत रखा गया है दोस्तों? शरद ऋतु के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? शरद ऋतु के अंतर्गत रखा गया है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है मक्का, सेकंड ऑप्शन है मूंगफली, थर्ड ऑप्शन है चना और फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों ज्वार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रबी क्रॉप कौन सी है दोस्तों? चना। तो इसका चना करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शरद ऋतु के अंतर्गत इसकी क्रॉप की जाती है। मक्का और मूंगफली और ज्वार की बात करें दोस्तों, खरीफ के अंतर्गत आती है, जो कि वर्षा ऋतु वाली क्रॉप है, वर्षा के अंतर्गत उगाए जाने वाले क्रॉप। तो आज हमने करेक्ट जो दोस्तों ऑप्शन है जलवायु और मौसम, वेदर एंड क्लाइमेट के जो कंप्लीट एमसीक्यू है वो कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों। थैंक यू। मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक जय